नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में एक बंथरा नाम का गांव पड़ता है और इसी बंथरा गांव में रहने वाला चंद्रपाल सिंह जो कि पेशे से एक मजदूर होता है, वह कारखाने में मजदूरी किया करता था। महीने में वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। लेकिन चंद्रपाल सिंह के अंदर सबसे बड़ी कमी यह होती है कि यह शराब पीने का आदी होता है। जितने भी पैसे कमाया करता था, उन सारे पैसों को शराब में उड़ा दिया करता था। लगभग एक तरह से शराबी व्यक्ति बन चुका होता है। जैसे इसके हाथ में पैसे आते थे, जब तक वो खत्म नहीं होते थे तब तक यह शराब पीना नहीं छोड़ता था। अब चंद्रपाल के परिवार में इसकी धर्मपत्नी मीनाक्षी देवी होती है और इकलौती ही बेटी होती है जिसका नाम रजनी होता है। रजनी ने 1 साल पहले 12वीं की एक परीक्षा पास कर ली थी, यानी कि 12वीं कक्षा पास कर ली थी। और पढ़ाई लिखाई में भी रजनी काफ़ी तेज़ और होशियार लड़की होती है। लेकिन घर के अंदर गरीबी के हालात होने की वजह से रजनी आगे पढ़ लिख नहीं पाती है। रजनी अपने माता पिता को अक्सर कहती थी कि आगे मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दो, लेकिन माता पिता सिर्फ एक ही बात कहते थे कि बेटा, घर में गरीबी है जिसके कारण हम तुम्हें आगे पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। रजनी अपने दिल पर पत्थर रख लेती है और इस तरह से रजनी अपनी माँ के साथ घर के अंदर कामकाज करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही चंद्रपाल शराब पीकर घर में आया करता था तो अपनी पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा किया करता था, अपनी बेटी रजनी के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। फिर भी रजनी और मीनाक्षी दोनों मिलकर इस चंद्रपाल को समझाते रहते थे कि शराब छोड़ दो, नहीं तो घर का सर्वनाश हो सकता है। लेकिन जो चंद्रपाल होता है वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी रजनी की सारी बातों को एक कान से सुनता था, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। और इस तरीके से दिन गुजरते जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। चंद्रपाल को पूरे 1 महीने की मजदूरी इस कारखाने से मिलती है और मजदूरी के पैसे लेकर चंद्रपाल इस कारखाने से साइकिल पर बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद चंद्रपाल शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां से शराब खरीदता है तो बीच रास्ते में इसका एक दोस्त प्रेम सिंह इसको मिल जाता है और फिर चंद्रपाल प्रेम सिंह को कहने लगता है कि प्रेम सिंह, तुम काफ़ी दिनों बाद मुझे मिले हो। देखो, आज मुझे मेरी महीने की मजदूरी मिली है और चलो बैठकर कहीं शराब पीते हैं। लेकिन इसका दोस्त प्रेम सिंह जो होता है नाड़े का ढीला होता है। प्रेम सिंह को पता होता है कि घर में इसकी खूबसूरत पत्नी है और जवान बेटी है। प्रेम सिंह कहने लगता है कि चलो चंद्रपाल, तुम्हारे घर पर ही बैठकर शराब पीते हैं। चंद्रपाल में इतना दिमाग नहीं होता है, वह बस अपनी शराब के नशे में धुन रहता था। अब इसके बाद जो चंद्रपाल होता है वो मान जाता है, कहने लगता है कि चलो मेरे घर पर ही बैठकर शराब पी लेते हैं। और इस तरह से चंद्रपाल और प्रेम सिंह ये दोनों दोस्त अब चंद्रपाल के घर की तरफ चल पड़ते हैं। चंद्रपाल के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर चंद्रपाल की पत्नी मीनाक्षी देवी घर का दरवाज़ा खोल देती है। मीनाक्षी देखती है कि घर के दरवाजे पर उसका पति चंद्रपाल और उसका दोस्त प्रेम सिंह खड़े होते हैं। दोनों ने थोड़ी थोड़ी शराब भी पी रखी थी। मीनाक्षी अपने पति चंद्रपाल को कहने लगती है कि शराब मेरे घर में बैठकर नहीं पीनी है, लेकिन चंद्रपाल जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि आज घर में बैठकर ही शराब पिएंगे। लेकिन मीनाक्षी इसकी बातों का विरोध करने लग जाती है। चंद्रपाल को गुस्सा आ जाता है। चंद्रपाल उसी समय अपनी पत्नी मीनाक्षी की पिटाई करने लग जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी रजनी भी देख रही होती है। इसके बावजूद भी चंद्रपाल अपनी पत्नी की पिटाई तो करता ही है और फिर घर के अंदर बैठकर शराब भी पीने लग जाता है। साथ में इसका दोस्त प्रेम सिंह भी बैठा होता है। थोड़ी देर तक ये दोनों दोस्त बैठकर शराब पीते हैं और जैसे दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा होने लग जाता है तो फिर प्रेम सिंह अब मीनाक्षी की बेटी रजनी की तरफ अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देता है। लगातार वह रजनी की तरफ देख रहा होता है और इस बात को जो चंद्रपाल की पत्नी मीनाक्षी होती है परख जाती है। मीनाक्षी सोचने लग जाती है कि मेरी बेटी रजनी इस घर में सुरक्षित नहीं है। किसी न किसी दिन उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो सकती है। वह सोचने लग जाती है कि मेरा पति चंद्रपाल आए दिन किसी न किसी दोस्त को लेकर मेरे घर पर आ जाता है। और फिर इसके बाद मीनाक्षी देवी एक ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है जिसके बारे में इसका पति बिल्कुल भी नहीं जानता था। मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है। उसी समय अपने भाई बिल्लू के पास फ़ोन कॉल करती है और अपने भाई बिल्लू को कहने लगती है कि भाई बिल्लू, मेरे घर के अंदर मेरा पति दिन रात शराब पीता है और शराब पीने के बाद वह अपने दोस्तों को भी मेरे घर के अंदर लेकर आता है और जो उसके दोस्त हैं वो मुझ पर और मेरी बेटी रजनी पर गंदी नज़रें रखते हैं। जैसे ही बिल्लू अपनी बहन मीनाक्षी की बात को सुनता है तो कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, रजनी को मेरे घर पर भेज दो। मीनाक्षी को भी ये बात पसंद आ जाती है। मीनाक्षी तो यही चाहती थी कि उसकी बेटी रजनी किसी न किसी तरीके से अपने मामा के घर पर चली जाए और इस तरह से मीनाक्षी अपने भाई बिल्लू को कहने लगती है कि बिल्लू, कल के कल ही यहाँ पर आ जाओ और अपनी भांजी रजनी को लेकर अपने घर पर चले जाओ। 2-3 साल अपने घर में ही रखना और जैसे मेरी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तो फिर मैं इसकी जैसे तैसे करके शादी कर दूंगी। और इस तरह से जो मीनाक्षी होती है जैसे तैसे करके अपने भाई बिल्लू को मना लेती है।
जैसे ही अगला दिन होता है यानी कि 11 दिसंबर 2025 का दिन आता है, तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास बिल्लू अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और फिर वह अपनी बहन मीनाक्षी देवी के घर पर आता है। मीनाक्षी से बातचीत की जाती है और इसके बाद बिल्लू अपनी बहन मीनाक्षी को कहता है कि जल्दी से रजनी को तैयार कर दो, मैं इसको लेकर अपने घर पर जाता हूँ। इसके बाद मीनाक्षी अपनी बेटी रजनी के कपड़े पैक करती है, थैला पकड़ा देती है और इसके बाद जो बिल्लू होता है अपनी भांजी रजनी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही घर पर पहुंचता है तो फिर जो बिल्लू की पत्नी यशोदा होती है वह अपनी इस भांजी रजनी को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि रजनी देखने में काफ़ी खूबसूरत लड़की होती है। इसके बाद यशोदा अपनी भांजी इस रजनी को कहने लगती है कि देखो बेटा, हमारे पास कोई भी अपनी औलाद नहीं है, हम दोनों मिलकर तुझे अपनी औलाद की तरह तेरी परवरिश करेंगे। रजनी भी खुश हो जाती है। रजनी सोचने लग जाती है कि इस घर में शायद मैं सुरक्षित रहूंगी, लेकिन रजनी को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती है कि आने वाले समय में रजनी के साथ क्या होने वाला है। और इस तरह से दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। लगभग 10 दिनों का समय गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 21 दिसंबर 2025। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। बिल्लू अपने घर से खाना खाता है और खाना खाने के बाद वह रजनी के पास जाता है। रजनी को कहने लगता है कि रजनी, आज तुझे भी मेरे साथ खेत में जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपने सारे खेत दिखा कर लाने वाला हूँ। रजनी सीधी सादी भोली भाली लड़की होती है। रजनी अपने मामा बिल्लू को कहने लगती है कि मामा जी, मैं कई दिनों से इस बात को सोच रही थी कि कब मैं आपके साथ खेत में चली जाऊँ। और इस तरह से रजनी भी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ यशोदा मामी कुछ भी नहीं जानती थी। और इस तरह से अब बिल्लू मामा अपनी भांजी रजनी को मोटरसाइकिल पर बिठाता है और खेत में ले जाता है। खेत में ले जाने के बाद बिल्लू जो होता है अपना पशुओं के लिए चारा काटना शुरू कर देता है और इसकी भांजी जो रजनी होती है वो इधर उधर खेतों में टहल रही होती है। जैसे ही लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो बिल्लू अपना पशुओं का चारा काट चुका होता है और पशुओं का चारा जैसे ही वो काट चुका होता है तो दूसरी तरफ रजनी के कपड़ों में कहीं से कोई कीड़ा घुस जाता है। रजनी चिल्लाती हुई, शोर मचाती हुई अपने मामा बिल्लू के पास आती है। बिल्लू मामा को कहने लगती है कि मेरे कपड़ों के अंदर कोई जहरीला कीड़ा घुस गया है, मुझे कई जगह पर उसने काट भी लिया है। बिल्लू अपनी भांजी रजनी को कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उसी कीड़े को बाहर निकाल देता हूँ। और इस तरह से बिल्लू अब अपनी भांजी रजनी के कपड़ों में से कीड़ा निकालने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे ही वो इस काम को कर रहा होता है तो बिल्लू की नीयत अपनी भांजी रजनी पर खराब हो जाती है। जैसे ही बिल्लू की नीयत अपनी भांजी रजनी पर खराब होती है तो इसके बाद बिल्लू इधर उधर खेत में दूर दूर तक देखना शुरू कर देता है। आज खेत में दुर्भाग्य की बात यह होती है कि कोई भी दूर दूर तक किसान नहीं होता है और इसी बात का बिल्लू अब फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाता है। बिल्लू उसी समय अपने पास पड़ी हुई दरांती उठाता है। दरांती उठाने के बाद अपनी भांजी रजनी की गर्दन पर रख लेता है। रजनी को कहने लगता है कि रजनी, अगर तूने चिल्लाने की या शोर मचाने की कोशिश की तो यहीं पर तेरा गला काट दूंगा। रजनी हक्की बक्की रह जाती है। रजनी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं होती है। रजनी इतनी डर जाती है कि उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकलती है। लेकिन बिल्लू अब इस लड़की को कहने लगता है कि जो खेत में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पर जो कमरा बना है उसके अंदर मेरे साथ चलो। अब इसके बाद बिल्लू जैसे तैसे करके अपनी इस भांजी रजनी को लेकर उस कमरे के अंदर चला जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद इसी की चुन्नी से इसका हाथ पैर बांधता है और इसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। आज बिल्लू का ज़मीर बिल्कुल मर चुका होता है, इसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है, इसका दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। बिल्लू को बस कुछ भी दिखाई नहीं देता है और इस तरह से बिल्लू इस कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और अपनी ही भांजी रजनी के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और बिल्लू इस गलत काम को करता चला जाता है। इसकी भांजी रजनी इसकी सारी बातों का विरोध करती चली जाती है, लेकिन वह चीख नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, किसी को आवाज़ तक नहीं लगा सकती थी। और बिल्लू इस काम को लगातार अंजाम देता चला जाता है और जैसे ही बिल्लू का मन भर जाता है तो इसके बाद इस लड़की को छोड़ देता है और रजनी को कहता है कि अगर तूने ये बात गाँव में किसी को बताने की कोशिश की या अपनी मामी को बताने की कोशिश की तो उसी समय तुम्हें जान से मार दूंगा। और जैसी लड़की को धमकी दी जाती है, डराया जाता है, तो लड़की डर जाती है, सहम जाती है, वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं होती है। और इसके बाद जो बिल्लू होता है अपने खेत का चारा काटने के बाद वह अपनी मोटरसाइकिल पर इस लड़की को बैठा लेता है और लड़की को बैठाने के बाद गांव में खुद लेकर आता है। बीच रास्ते में इसको लगातार धमकाता आता रहता है और जैसे ही लड़की घर पर पहुंचती है तो लड़की चुपचाप अपने मामा के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। मामी यशोदा घर के अंदर कामकाज कर रही होती है। जैसे ही मामी यशोदा की नज़रें रजनी पर पड़ती है तो रजनी थोड़ी सी मायूस होती है। यशोदा अपनी भांजी रजनी को पूछने की कोशिश ज़रूर करती है कि बेटी, ऐसी बात क्या हुई है जिससे तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, तुम काफ़ी उदास लग रही हो। लेकिन रजनी वहाँ पर अपनी मामी यशोदा को कुछ भी नहीं बताती है। रजनी डर जाती है। रजनी सोचने लग जाती है कि अगर ये बात मैंने अपनी मामी को बता दी तो इसमें मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे माता पिता की भी बदनामी हो जाएगी।
और ये भी हो सकता है कि मेरी मामी का बसा बसाया घर उजड़ सकता है। ये सारी बातें सोचने के बाद रजनी खामोश हो जाती है। रजनी कहने लगती है कि मामी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। और इस तरह से बात आई गई हो जाती है। इस तरीके से 2-3 घंटे का वक़्त गुज़र जाता है, रात के करीब 8 बजे के आस-पास का वक़्त हो जाता है। मामा जो बिल्लू होता है वह अपनी भांजी रजनी के कमरे में आता है और रजनी को कहने लगता है कि ये बात तुझे किसी को भी नहीं बतानी है। जिस दिन तूने ये बात किसी को बताई तो उसी दिन मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। धमकी देने के बाद मामा बिल्लू इसके कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद इसकी मामी यशोदा खाना लेकर इसके कमरे में जाती है और जैसे ही रजनी के सामने खाना रखती है तो रजनी कहने लगती है कि मामी मुझे ज़रा सी भी भूख नहीं है। मामी यशोदा जानती थी कि उसने दोपहर भी खाना नहीं खाया था और वो रात के समय भी खाना नहीं खा रही थी। यशोदा सोचने लगती है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, लेकिन यशोदा अब अपनी इस भांजी को पुचकारते हुए, दुलारते हुए पूछने की कोशिश करने लगती है कि बेटी ऐसी कौन-सी बात है जिसकी वजह से तुम आज इतनी परेशान हो? रजनी बात को फिर से घुमा देती है। रजनी कहने लगती है कि मामी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत कुछ थोड़ी-सी खराब है, जिसकी वजह से मैं खाना भी नहीं खाऊँगी। और इस तरह से जो मामी होती है यशोदा खाना लेकर वापस चली जाती है। पूरी रात गुजर जाती है, रजनी को नींद भी नहीं आती है। रजनी पूरी रात इसी बात को सोचती रह जाती है कि ये बात मुझे अपनी माँ को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। लेकिन लड़की रजनी यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं ले पाती है और यही सबसे बड़ी रजनी गलती कर देती है, यही सबसे बड़ी इसकी भूल हो जाती है। लेकिन रजनी नहीं जानती थी कि आगे चलकर इससे भी बहुत बुरा उसके साथ होने वाला है। इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजरता है और एक तारीख आ जाती है 2 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। यशोदा अपने पति बिल्लू को कहने लगती है कि आज मेरी माँ का फ़ोन कॉल आया था। उसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, 2-3 दिन के लिए वो मुझे अपने घर पर बुला रही है। बिल्लू तुरंत खुश हो जाता है। बिल्लू कहने लगता है कि यशोदा तुम्हें अपनी माँ के पास ज़रूर जाना चाहिए। यशोदा भी कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। लेकिन बिल्लू बहाना मारते हुए कहता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, तुम ऐसा करो तुम अकेली चली जाओ, यहाँ से कोई 100-150 किलोमीटर की दूरी है। और इस तरह से यशोदा अब अपने पति बिल्लू को कहती है कि ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, मैं 3 दिनों के बाद ही घर पर लौटूँगी। यशोदा अपने कपड़े पैक करती है, कपड़े पैक करने के बाद तुरंत अपने घर से बाहर निकलने लग जाती है। यशोदा फिर से घर में वापस आती है, अपनी भांजी रजनी को कहती है कि अपने मामा का खाना अच्छे तरीके से तैयार करती रहना। तभी बिल्लू मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि रजनी बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाती है। और इस तरह से जो मामी यशोदा होती है अपने घर से बाहर निकलकर अपनी मायके में पहुंच जाती है। इसके बाद जो मामा बिल्लू होता है वह अपने खेत में चला जाता है। खेत में कुछ देर तक वो काम-काज करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो रजनी होती है वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। और जैसे ही बिल्लू खेत में काम-काज कर रहा होता है तो उसी समय उसके दिमाग में शैतान घर कर जाता है। बिल्लू सोचने लगता है कि आज रात भी मुझे अपनी भांजी रजनी का फ़ायदा उठाना है। और इस तरह से बिल्लू अपने खेत में बैठकर काफ़ी देर तक नशा करता है। पूरा दिन खेत में बिताने के बाद जैसे ही शाम का करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो बिल्लू अपने घर पर आता है। घर पे आने के बाद अपनी भांजी रजनी को कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना तैयार कर दो। भांजी रजनी जैसे-तैसे करके इसके लिए खाना तैयार करती है और खाना बनाने के बाद मामा बिल्लू को खाना खिला देती है। लेकिन रजनी थोड़ा बहुत खाना खुद भी खाती है और जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। और इस तरह से 2-3 घंटों का वक्त गुजर जाता है। करीब रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। बिल्लू इसके बाद अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि रजनी ने अपना जो कमरे का दरवाज़ा होता है वो अंदर से बंद कर रखा होता है। बिल्लू लगातार अपनी भांजी रजनी के कमरे पर यानी कि दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, लेकिन रजनी घर का कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती है। बिल्लू इसके बाद अपनी भांजी रजनी को धमकी देता है कि मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आऊँगा तो फिर तुम्हारी पिटाई भी करूँगा और इसके बाद वह जो गलत काम है वो तो मुझे करना ही है। लेकिन रजनी फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती है और इस तरह से जो बिल्लू होता है वो दरवाज़ा तोड़ने लग जाता है। अब रजनी वहाँ पर मजबूर हो जाती है, मजबूर होकर वह घर का दरवाज़ा खोल देती है और इसके बाद जो मामा बिल्लू होता है घर के कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और फिर इसके बाद अपनी भांजी रजनी के हाथ पैर जो है चुन्नी के साथ फिर से बांधता है, इसके मुँह में कपड़ा ठूँसता है और फिर से गलत काम करना शुरू कर देता है। और आज भी इस गलत काम को तब तक किया जाता है जब तक बिल्लू का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही बिल्लू की पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो बिल्लू इस लड़की को धमकी देता है, डराता है। कहता है कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो उसी दिन तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है, कुछ भी करने की हालत में नहीं होती है। और इसके बाद जो बिल्लू होता है इस कमरे से बाहर निकलता है, अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। पूरी रात गुजर जाती है, रजनी जैसे तैसे करके पूरी रात बिता देती है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है तो जो लड़की रजनी होती है वह अपनी माँ के पास फ़ोन कॉल करने के बारे में सोचने लग जाती है।
लेकिन फ़ोन घर में नहीं होता है। उसकी मामी अपना फ़ोन लेकर अपने मायके जा चुकी होती है और बिल्लू अपना फ़ोन उसको नहीं देता है। इसके बाद थोड़ा-सा वक़्त गुज़र जाने के बाद बिल्लू अपने खेत की तरफ चला जाता है और रजनी अपने घर में के काम-काज में व्यस्त हो जाती है। जैसे ही बिल्लू खेत में पहुँचता है तो इसके बाद रजनी की माँ मीनाक्षी अपने भाई बिल्लू के पास फ़ोन कॉल करती है और बिल्लू को कहती है कि मीनाक्षी से बात किए हुए कई दिनों का वक़्त गुज़र चुका है, तो उससे मेरी बात क्यों नहीं करवाता है? बिल्लू अपनी बहन मीनाक्षी को कहने लगता है कि जैसे ही शाम का समय होगा तो आज मैं तुम्हारे साथ उसकी बात करवा दूँगा। और इस तरह से फ़ोन कॉल काट दिया जाता है। पूरा दिन गुज़र जाता है, रात आ जाती है और इस तरह से बिल्लू लगातार 3 रातों तक अपनी भांजी रजनी के साथ वही गलत काम करता रहता है। और इस तरह से तारीख आ जाती है 6 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक़्त होता है। बिल्लू आज अपने घर में ही होता है। घर में बैठकर वह किसी प्रकार का नशा करता है और जैसे ही 10:30 बजे के आसपास का वक़्त होता है तो इसके बाद बिल्लू की जो पत्नी यशोदा होती है वो अपने मायके से अपने घर के सामने आ जाती है। यशोदा देखती है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। यशोदा अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। इसके बाद यशोदा कई मिनट का वक़्त गुज़र जाने के बाद रजनी को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद रजनी दरवाज़ा नहीं खोलती है बल्कि उसका पति बिल्लू घर का दरवाज़ा खोलता है। बिल्लू अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है। यशोदा घर के अंदर प्रवेश करती है, वह सीधे ही कमरे के अंदर चली जाती है। यशोदा जैसे ही कमरे में पहुँचती है तो यशोदा की आँखें फटी की फटी रह जाती है। यशोदा देखती है कि उसकी भांजी रजनी रस्सियों के साथ बंधी पड़ी होती है। उसके मुँह के अंदर कपड़ा ठूँस दिया गया था और उसके तन बदन पर कुछ कपड़े भी नहीं होते हैं। इस बात से यशोदा तुरंत अंदाज़ा लगा लेती है कि बेटी रजनी के साथ गलत हो रहा है और इस तरह से अब यशोदा अपने पति बिल्लू को वहाँ पर गालियाँ देना शुरू कर देती है। कहती है कि तूने 1 मिनट के लिए ये बात नहीं सोची कि यह तेरी बेटी के समान है, तेरी सगी भांजी है। लेकिन बिल्लू वहाँ पर डरता नहीं है बल्कि डट कर कहने लगता है कि अगर तूने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूँगा। और इस तरह से बिल्लू अपनी पत्नी यशोदा को भी धमकी देने लगता है, रजनी को भी धमकी देने लग जाता है। लेकिन यशोदा पीछे हटने वाली नहीं होती है। यशोदा अब कुछ करने का ठान चुकी होती है और इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। बिल्लू अपने खेत में चला जाता है और फिर इसके बाद जैसे ही शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो यशोदा अपनी इस भांजी रजनी को आज पूरा दिन घर के अंदर बैठकर समझाती रहती है। अपनी भांजी को कहने लगती है कि बेटी तू किसी बात की परवाह मत कर, किसी बात की फ़िक्र मत कर। आज मैं अपने पति को सबक सिखाने वाली हूँ। इसके बाद यशोदा घर से कुछ पैसे लेती है। पैसे लेने के बाद नज़दीकी मेडिकल शॉप पर जाती है। वहाँ से कुछ नशीली दवाइयाँ खरीद ली जाती हैं, नींद की गोलियाँ खरीद ली जाती हैं। कई गुने ज़्यादा पैसे देकर नींद की गोलियाँ खरीदी होती हैं और इसके बाद ये जो यशोदा होती है इन दवाइयों को लेकर घर पर आ जाती है। जैसे शाम का समय होता है तो शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास बिल्लू घर पे आता है और यशोदा अपने पति के लिए खाना जानबूझकर तैयार करती है। उस खाने के अंदर आज वो नींद की गोलियां मिलाई जाती हैं। इसके बाद यशोदा देवी ये सारा खाना अपने पति को खिलाती है। इसका पति खाना खाने के बाद अपने कमरे में यानी अपनी पत्नी यशोदा के साथ लेट जाता है। रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। यशोदा देखती है कि उसका पति बिल्लू गहरी नींद में सो चुका होता है। यशोदा तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती है, रसोई में जाती है। वहाँ से सब्जी काटने के 2 चाकू पड़े होते हैं, वो उठा लिए जाते हैं। ये दोनों चाकू उठाने के बाद वह अपनी भांजी रजनी के कमरे में जाती है। रजनी को नींद से बड़े प्यार से जगाती है और फिर रजनी को कहती है कि रजनी, एक चाकू तू ले ले और एक चाकू मेरे पास है और आज मैं अपने पति का काम तमाम करना चाहती हूँ। रजनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा होता है। इसके बाद ये दोनों ही इस बिल्लू के कमरे में जाती हैं और कमरे में जाने के बाद जो बिल्लू की पत्नी यशोदा होती है वह अपने पति के पेट में 3-4 बार चाकू मार देती है। जैसे चाकू मारे जाते हैं तो बिल्लू वहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़ोर से होती हैं कि पड़ोसियों की भी नींद खुलनी शुरू हो जाती है और जैसी पड़ोसियों की नींद खुलती है तो पड़ोसी जन अपने घरों से निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बेटी रजनी होती है वह अपने मामा का गला चाकू के साथ उसी समय काट चुकी होती है। लेकिन यशोदा भी कुछ कम नहीं होती है। यशोदा अपने पति के पेट में 10 से 15 बार चाकू मारती है और जैसे ही पड़ोसी जन घटनास्थल पर पहुंचते हैं तब तक जो यशोदा और रजनी होती हैं इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे चुकी होती है। इनमें से एक पड़ोसी जिसका नाम किशोर कुमार होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। फ़ोन कॉल करने के बाद वह पुलिस को मौके पर बुलाता है। करीब 1 घंटे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुँचती है, घटनास्थल पर पहुँचती है तो वहाँ पर इस बिल्लू की लाश पड़ी होती है और घर के अंदर यशोदा भी बैठी होती है, रजनी भी बैठी होती है।
लेकिन पड़ोसियों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है कि ये घटनाक्रम आखिर घटा कैसे है। इसके बाद जब रजनी और यशोदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, तो फिर इसके बाद यशोदा अपनी भांजी रजनी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखती है। पुलिस जैसे इसकी पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक आखिर जो मामा है वो अपनी भांजी के साथ यानी सगी भांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस मजबूर होकर यशोदा और रजनी दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि यशोदा और रजनी इन दोनों को आखिरकार क्या सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यशोदा और रजनी ने बिल्लू के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।